स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सो एवरीबॉडी, आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। सो आई होप कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपके पास वीडियो को देखते समय एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अब मैगज़ीन को फॉलो करते समय, मैगज़ीन को पढ़ते समय आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, या उसी मैगज़ीन में आप छोटे छोटे नोट को, जो कंटेंट उसको नोट डाउन करना शुरू करिए। अगर वीडियो से आप करंट अफेयर को पूरा करते हैं या इसको सेकेंड ऑप्शन के फॉर्म में लेकर चलते हैं, तब भी इसका एक फाइल बनाइए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट होते हैं, कंटेंट होते हैं, एक्ट होते हैं, आर्टिकल होते हैं, उसको नोट डाउन करिए। आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपके हैबिट में आ जाएगा लिखने की ये जो आदत है। इससे आपको कंटेंट रिकॉल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, सो राइट आंसर है तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता, इनको पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया है, जो कि पुनः नियुक्ति इनकी कराई जाएगी। अगर हम बात करें इस पद के लिए, तो देखिए संविधान के मुताबिक ना सॉलिसिटर जो जनरल है, उसका सबसे बड़ा जो काम होता है केंद्र सरकार को देश के सभी कानूनी मुद्दों पर कानूनी राय देना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि देश के सभी कानूनी मुद्दों पर कानूनी सलाह देना होता है। क्लियर, कानूनी राय देना होता है। ठीक है, और ये जो पद होता है ना, ये अटॉर्नी जनरल के अधीन होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं, ये संसद में बैठक में भाग ले सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ये संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ओके, भाग ले सकते हैं। तो ये आपको नोट डाउन करना है। क्लियर। और अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें कि आज के समय में अटॉर्नी जनरल कौन है तत्कालिक, तो आर वेंकट रमणी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, आर वेंकट रमणी आज के समय में तत्कालिक अटॉर्नी जनरल हैं। ओके, आमतौर पर 3 साल का पद होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की मर्जी पर ये पद जो है सॉलिसिटर जनरल का बना रहता है, और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। सो राष्ट्रपति को अपना जो इस्तीफा सौंप कर सॉलिसिटर जनरल पद को छोड़ सकते हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है कि किसको इस्तीफा, तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा यह दे सकते हैं। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो है, अगर इसकी बात करें, ठीक है, अटॉर्नी जनरल की बात करें, तो ये संविधान के आर्टिकल 76 के तहत इस पद का चर्चा किया गया है। और जो अटॉर्नी जनरल है, यह संवैधानिक पद है। ठीक है, याद रखना कि जो सॉलिसिटर जनरल है, यह वैधानिक पद है, वैधानिक पद है। ठीक है, और जो अटॉर्नी जनरल है, यह संवैधानिक पद है, यह संवैधानिक पद है। तो आई होप कि हम सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ अटॉर्नी जनरल को भी बहुत डीप में जान चुके हैं। ठीक है, और छोटा सा अगर इसमें और बात किया जाए, तो जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। और बात कर लिया कि 76 में इसका वैधानिक पद का चर्चा किया गया, और देश का सबसे बड़ा जो कानून अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल ही होता है। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चंस बात कर लेते हैं। सो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। पुनर्नियुक्ति 3 साल के लिए 1 जुलाई 2023 से शुरू होनी थी। ठीक है, तो देखिए ये वैधानिक पद है, ये भी आपको याद रखना है। संवैधानिक पद क्या है? अटॉर्नी जनरल का। आर्टिकल 76 में किसका चर्चा है? अटॉर्नी जनरल का। ये पद किसके
अधीन रहता है तो अटॉर्नी जनरल के रहता है, ठीक है। इसके हमने कार्य को भी देख लिया। तो आई होप सो कि इसके जो सारे डायमेंशंस है, नियुक्ति इस्तीफा भी हमने देख लिया, तो सारे इसके जो डायमेंशंस है वो पूरा हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन NSCEM किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है। सो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली देखिए, जो ये सिकल सेल एनीमिया है ना, सिकल सेल जो एनीमिया है, ये एक प्रकार से आनुवंशिक, आप अगर इसको डिजीज़ कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। इसमें होता क्या है कि देखिए, जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं वो सर्कल टाइप के होते हैं, राउंड अप होते हैं, ठीक है। जो एनीमिया से जो सिकल सेल है ना, ये इस तरह से होता है, अर्धचंद्राकार कह सकते हैं, अर्धचंद्राकार यह सेल होता है, जिसमें होता क्या है कि जो फ्लो होता है ब्लड का, उसमें इसको प्रवाह होने में दिक्कत होती है, ठीक है। क्लियर। सो ब्लड के प्रवाह में ये रुकावट पैदा करता है, परेशानियां क्रिएट करता है जो सिकल सेल एनीमिया है, क्योंकि इसका जो सर्कल है ये नॉर्मल ब्लड से हटकर इस प्रकार से अर्धचंद्राकार हो जाता है। ये ना मैंने पूरा का पूरा एडिटोरियल कवर करा रखा है, पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आप वीडियो फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको ये टॉपिक पहले ही मैंने कवर करा दिया है, लेकिन आज के समय में यह आया है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, इस चर्चा का फिर से ये पार्ट बना हुआ है। सिकल सेल जो एनीमिया है वो क्या होता है, इसका जो देखिए नॉर्मल ब्लड सेल सर्कल में होता है, गोला होता है, ये अर्धचंद्राकार होता है, जिसकी कि होता क्या है कि जो ब्लड का प्रवाह है उसमें काफ़ी रुकावटें पैदा होती हैं, ठीक है, जिसको पाकर ये डिसऑर्डर का रूप ले लेता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो डिजीज़ हैं उसको यह जन्म दे देता है, ठीक है। सो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। तो आई होप ये आप याद रखना, ये मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिकॉल करना, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर पर चलते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण कितना है? ठीक है, सो राइट आंसर है 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने को तो है नहीं, ठीक है। अब क्या होता है क्लियर, तो आप बस इतना जान लो कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का जो कुल विदेशी ऋण है वह कितना है। ऋण मीन्स क्या? ऋण मीन्स उधार लेना किसी से, उसी को ऋण कहते हैं। हम किसी से उधार लिए उसको हम कहते हैं कि हमने उधार लिया, ऋण लिया है। जब देश वही काम करता है अपने कार्य को, अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए, जब उधार लेता है विदेशी संस्थाओं से, विदेशी राज्यों से, विदेशी देशों से, ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि विदेशी ऋण, ठीक है। तो 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अप्रॉक्स में अभी भारत के पास विदेशी कुल ऋण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पर आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो देखिए आरबीआई का जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। और किस अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अगर पूछे कि किस कमीशन के अनुशंसा पे आरबीआई की स्थापना की गई, तो हिल्टन यंग कमीशंस, याद रखना आप, हिल्टन यंग कमीशंस के अनुशंसा पर इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश को संघाई सहयोग संगठन SCO, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कॉपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, के सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर है ईरान, ठीक है, राइट आंसर है ईरान। अगर मैप में देखें तो ईरान की देखिए अवस्थिति ये है, मिडल ईस्ट कंट्री में ईरान यहाँ पर है, ये हमारा प्यारा, ये भारत है, तो भारत की अवस्थिति भी आप देखते रहना, और ये ईरान है।
सो एससीओ में नए सदस्य के रूप में इसको सदस्यता दिया गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एससीओ के बारे में। तो देखिए जो एससीओ है, ठीक है, इसका जो स्थापना है, ठीक है, इसका स्थापना वह हुआ है 15 जून 2001 को। ये आपको नोट डाउन रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में, ठीक है। इसमें भारत को सदस्यता कब दिया गया था? तो 2017 में जो इंडिया है इसका सदस्य बना था। और इंडिया के साथ साथ और कौन सी कंट्री थी जिसको सदस्यता दिया गया था? तो वह है पाकिस्तान, ठीक है। और ये कहाँ पर, किस शिखर सम्मेलन? तो अस्थाना शिखर सम्मेलन में इसको सदस्यता दी गई थी। तो याद रखना अस्थाना शिखर सम्मेलन, ठीक है। सम्मेलन में, ओके। तो आई होप कि सारे डायमेंशंस को हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अगर हम कंट्री की बात करें तो देखिए चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, ईरान, ओके। सो ये जो है इसके आज के समय में सदस्य बन चुके हैं, ठीक है। और जो एससीओ है क्षेत्रीय राज्यों के लिए एक मंच है। तो ये भी आप याद रखना कि क्षेत्रीय राज्यों का एक मंच है। क्षेत्रीय परेशानियों, दुविधाओं, अनुशंसाओं पे बात करने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो मैप को भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि अभी सदस्यता दिया गया है इराक को, तो इसके इर्द गिर्द के ज्योग्राफिकल डायमेंशंस को भी आप देखेंगे, ओके। सो सुरक्षा और व्यापार सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल करने के 18 साल बाद भारत द्वारा आयोजित संगठन की आभासी बैठक में ईरान एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 2023 में फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की हालिया रैंक क्या है? सो इम्पोर्टेंट है 100। ये कितने से बनकर आया है? यह 101 से 100 नंबर पे आया है, ठीक है। ये नंबर तो बहुत आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इसका भी एक अपनी अहम भूमिका यहाँ पर है, ठीक है। सो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 101 से 100 के स्थान पर पहुँच गया है। टीम ने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए लेबनान और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ा है। तो ये आप याद रखना, ठीक है, लेबनान और न्यूजीलैंड, ठीक है। ये दो कंट्री का नाम याद रखना कि इनको पीछे छोड़ते हुए भारत आगे बढ़ा है कहाँ? 101 से 100 नंबर पे। फीफा की अगर स्थापना की बात करें ना कि इसकी स्थापना कब हुआ था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है 21 मई 1904 में, ठीक है। सो एवरीबॉडी, आज का डिस्कशन, आपका आज का एनालिसिस कैसा लगा? क्या कमी थी? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह को भी ज़रूर देना, और कहाँ से कमी हुई है और क्या इसमें अच्छा सेगमेंट आपको लगा है, सो ज़रूर आप बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।